वेलकम बैक गाइस। आज हम जंगल क्रूज मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक्शन, फैंटेसी और साई-फाई मूवी है। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें अमेज़न के जंगलों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जिसके फूलों को टीयर्स ऑफ द मून कहा जाता था, जिससे किसी भी बीमारी का या किसी भी तरह की चोट को ठीक किया जा सकता था। उसकी खोज में बहुत से लोग उस जंगल में गए, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। तब एक अगोरे नाम के आदमी ने उस ट्री को ढूंढने का डिसाइड किया और वो अपने साथियों के साथ उस जंगल में पहुंचा। लेकिन सब जानते हैं कि उसकी तलाश भी पूरी नहीं हुई जब तक कि उसे उन लोगों ने नहीं बचाया जो उस पेड़ की रक्षा करते थे। उन्होंने टीयर्स ऑफ द मून की पावर से ही उन लोगों की जान बचाई। अब जब अगोरे ने उन लोगों से एरो ऑफ द हेड की मांग की, जो कि इकलौता जरिया था उस पेड़ तक पहुंचने का, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अगोरे ने उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती से उस चीज़ को छीनने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने उन्हें सज़ा दी और एक श्राप दिया कि वो कभी भी नदी से दूर नहीं जा पाएंगे और हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन जंगल उन्हें कभी भी नदी से दूर नहीं जाने देगा और इसी तरह वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अब ये कहानी लंदन की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को सुना रहा था और वो बताता है कि हमें पता है कि उन लोगों को कहाँ पर ये श्राप मिला था, और अगर हमें वो चीज़ मिल जाए तो हमारे सैनिक जो जंग में घायल हो रहे हैं, हम उन्हें आसानी से ठीक कर सकेंगे, क्योंकि ये साल था 1916, यानी कि इस दौरान विश्व युद्ध चल रहा था। तो वो उनसे टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने के लिए एक टीम बनाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक आदमी खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें यहाँ बोलने की परमिशन सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से मिली है। असल में ये परमिशन तो तुम्हारी बहन को मिली थी, जो कि डॉक्टर लिली है। तो वो उससे डॉक्टर लिली के बारे में पूछता है और अब हमें डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है, जो कि उसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में छुपके से जाती है और वहाँ वो सबकी नज़रों से बचते हुए एक रूम में दाखिल होती है, जहाँ वो एक बॉक्स को ओपन करके देखती है, जिसके अंदर वही एरो ऑफ द हेड का स्टोन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब तभी वहाँ वही आदमी आता है जो मीटिंग में डॉक्टर लिली के बारे में पूछ रहा था। उसके साथ वहाँ एक आदमी भी था और ये एक प्रिंस था। अब ये लोग भी उसी एरो ऑफ द हेड के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जब वो बॉक्स ओपन करते हैं तो वहाँ पर वो नहीं था। डॉक्टर लिली उसे वहाँ से लेकर जा ही रही थी, लेकिन प्रिंस उसे देख लेता है और सब लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ से वो भागने में कामयाब हो जाती है। और अब प्रिंस उसी आदमी को वार्निंग देता है और उस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि शायद वो उसे जानता है। दूसरी तरफ डॉक्टर लिली अपने भाई के साथ अमेज़न के जंगलों में जाने की तैयारी कर रही थी। अब वो अपने भाई को बताती है कि हमें एक अच्छा स्कीपर चाहिए होगा अपनी ट्रिप के लिए। अब स्कीपर वो होता है जो लोगों को बोट के थ्रू अमेज़न के जंगलों में घुमाता है। और अब हमें अमेज़न के जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बोट का इंजन खराब हो गया है। उसके पैसेंजर स्कीपर को उसे जल्दी ठीक करने के लिए कहते हैं और इस बोट की हालत भी खराब थी। अब इंजन ठीक हो जाता है और इस बोट का स्कीपर ही हमारी मूवी का लीड एक्टर है, जिसका नाम फ्रैंक है। अब ये लोगों से कहता है कि हमारी बोट यहाँ की सबसे सस्ती चार्ज वाली बोट है, लेकिन इस बोट से घूमने में आपको उतना ही मज़ा आएगा। फ्रैंक ने नदी के किनारे कुछ सेटअप बनाए हुए थे, जिनसे लोगों को वो अपनी बोट की राइड में अट्रैक्ट कर सके, लेकिन पैसेंजर्स को वो कुछ खास पसंद नहीं आते। अब लास्ट में उसने कुछ लोगों को आदिवासी बनाकर लोगों को डराने के लिए वहाँ खड़ा किया हुआ था, जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सके उन लोगों से। अब ट्रिप के लास्ट में सब लोग फ्रैंक को पैसे देकर वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है, इसका नाम नीलो है। यहाँ की सारी बोट्स का मालिक नीलो ही है। अब फ्रैंक ने भी नीलो से कुछ पैसे उधार लिए थे, इसलिए नीलो फ्रैंक की बोट पर पैसे लेने ही आया था। लेकिन जब फ्रैंक उसे पैसे देता है तो वो कहता है कि उसे सारे पैसे एक हफ्ते के अंदर चाहिए, और जब तक फ्रैंक उसके पैसे नहीं देगा वो फ्रैंक की बोट का इंजन अपने पास रखेगा। अब वो उसकी बोट से इंजन निकाल लेता है और उसे एक बॉक्स में लॉक कर कर अपने साथ ले जाता है। अब डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है, जो कि अमेज़न के जंगलों में पहुंच चुकी है, लेकिन एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिसके पास उसकी फोटो भी है। अब नीलो ने जिस बॉक्स में फ्रैंक की बोट का इंजन रखा था, उसकी चाबी वो अपने ऑफिस में रखकर चला जाता है और उसके जाते ही फ्रैंक पीछे से उसके ऑफिस में आता है उस चाबी को लेने के लिए। लेकिन उसे देखकर नीलो का तोता फ्रैंक फ्रैंक बोलने लगता है। अब वो चाबी ढूंढ ही रहा था कि तभी लिली दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है कि उसके पास नीलो के लिए अच्छा ऑफर है, लेकिन फ्रैंक उससे नीलो बनकर बात करता है और उसे कल आने के लिए कहता है। पर लिली उसे कहती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसे सुनते ही फ्रैंक तुरंत दरवाज़ा खोल देता है।
अब वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या काम है, जिस पर वो बताती है कि उसे अमेज़न के जंगलों में एक जगह पर जाना है जिसका नाम है लैग्रिमस डी क्रिस्टल। लेकिन उसका नाम सुनते ही फ्रैंक उसे बताता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, जिस पर लिली उसे ज़्यादा पैसे देने की बात करती है, जिस पर फ्रैंक मान जाता है। अब लिली के पास जो मैप था उसे देखकर फ्रैंक थोड़ा चौंक जाता है। अब लिली फ्रैंक की बोट की चाबी जिस बॉक्स में बंद थी उसे ओपन करने में उसकी हेल्प करती है। अब वो लोग ऑफिस के नीचे बने एक रेस्टोरेंट में पैसों की बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लिली का भाई नीलो के साथ आ जाता है और लिली को पता चलता है कि जिसे वो नीलो समझ रही थी वो एक्चुअल में फ्रैंक है। अब वो वहाँ से उठ ही रही थी कि तभी फ्रैंक उसके गले में वही स्टोन वाला लॉकेट देख लेता है, यानी कि एरो ऑफ द हेड, और वो उसे कहता है कि वो उसका काम कम पैसों में भी कर देगा और उससे अच्छा इस जंगल को कोई नहीं जानता, इसलिए वो लोग फ्रैंक के साथ सेफ रहेंगे। लेकिन लिली नीलो के पास जाने लगती है। तभी एक लेपर्ड रेस्टोरेंट में आ जाता है और उसे देखकर नीलो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फ्रैंक उस लेपर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे ट्रिक करके वहाँ से भगा देता है। अब फ्रैंक को लेपर्ड के साथ फाइट करता देख लिली उसी के साथ जाने का डिसाइड करती है और उसे कहती है कि उन्हें 10 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, जिस पर फ्रैंक पहले तो मना करता है पर बाद में मान जाता है। अब फ्रैंक अपनी बोट के इंजन को सेट कर ही रहा था कि तभी उसके पास कोई बॉल फेंकता है, जिसे फ्रैंक कहता है कि अभी उसे कुछ काम है, वो बाद में खेलेगा। और ये और कोई नहीं वही लेपर्ड थी और इसका नाम प्रॉक्सिमा है। दरअसल ये सब फ्रैंक का ही सेटअप था। अब वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन फ्रैंक लिली के भाई के सामान को देखकर उसे बोट में ले जाने से मना करता है। दूसरी तरफ लिली देखती है कि कुछ लोग कुछ पक्षियों को एक पिंजरे में डालकर स्टफ बनाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो वो बोट से उतरकर उनके पास जाती है, लेकिन वो लोग लिली को किडनैप करके उसी पिंजरे में डालकर वहाँ से ले जाते हैं और फ्रैंक और उसके भाई को पता ही नहीं चला कि लिली किडनैप हो चुकी है। अब वो लोग लिली को ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हीं किडनैपर्स में से कुछ लोग फ्रैंक और लिली के भाई को पकड़ने के लिए भी उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लिली के पिंजरे को जब वो लोग खोलते हैं तो लिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो पक्षी भी वहाँ से उड़कर जाते हैं, जिन्हें देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि लिली वहीं पर होगी। अब फ्रैंक लिली के भाई को बोट देकर लिली को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अब लिली भी उन किडनैपर्स से बचकर भाग रही थी, तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है। अब फ्रैंक लिली को लेकर बोट की तरफ जाने लगता है और वो तैरकर बोट तक चलने के लिए कहता है, लेकिन लिली दूसरे रास्ते से बोट तक पहुँचती है। अब फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम तैरकर क्यों नहीं आई, जिस पर उसका भाई बताता है कि लिली को तैरना नहीं आता। फिर वो लोग बोट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब हमें वही प्रिंस दिखाया जाता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब उसके पास एक आदमी आता है और वो उसे कहता है कि वो लोग लिली को नहीं पकड़ पाए। अब प्रिंस उस रूम से बाहर आता है और हमें पता चलता है कि ये एक सबमरीन है। वो प्रिंस उस सबमरीन से बाहर आता है और मशीन गन से उन लोगों पर फायर करता है। अब मशीन गन देखकर फ्रैंक अपनी बोट की डायरेक्शन को चेंज करता है। अब वो प्रिंस उनका पीछा करता है, पर फ्रैंक अपने स्किल्स से उन्हें बचाने में कामयाब होता है। प्रिंस की सबमरीन एक हुक में फंस जाती है, जिससे वो सबमरीन सीधा नीलो के डॉक पर जाकर टकराती है और फ्रैंक लिली और उसके भाई के साथ वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उन्हें पिंक कलर की डॉल्फिन दिखती है, जिसके बारे में फ्रैंक उन्हें बताता है कि इसकी आंखों में ज़्यादा देर मत देखो, क्योंकि कहते हैं कि अगर इनकी आंखों में कोई ज़्यादा देर देखे तो उसे ज़िंदगी भर बुरे सपने आते हैं। लिली उसकी बातों को नज़रअंदाज करके उसकी आंखों में देखना शुरू करती है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनके सामने 2 रास्ते आते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें बाएं तरफ से जाना चाहिए, जबकि लिली कहती है कि मैप के अकॉर्डिंग हम दाएं तरफ से जाएंगे तो 2 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि यहाँ पर जाने में ज़्यादा खतरा है। लिली उससे कहती है कि ज़्यादा खतरा है और तुम हमें बचा सको, इसीलिए तो हम तुम्हें अपने साथ लाए हैं। फिर भी फ्रैंक उसे जाने से मना करता है, लेकिन लिली के बार बार कहने पर उसे वहीं से जाना पड़ता है। अब हमें उस प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि उसी टाइप के मैप को देख रहा था जैसा लिली के पास था। अब वो एक जगह की तरफ इशारा करता है और अपने आदमियों से कहता है कि हमें यहाँ जाना है। अब रात होने की वजह से फ्रैंक को अपनी बोट एक जगह पर रोकनी पड़ती है। अब उसके पास डिनर के लिए कुछ नहीं होता, तो फ्रैंक उनके लिए फिश पकड़ता है और खाना खाने के बाद लिली का भाई बोट में सोने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे फ्रैंक का लेपर्ड यानी कि प्रॉक्सिमा मिलती है। वो भाग कर बाहर आता है। अब फ्रैंक उसे शांत करता है और वो बताता है कि इसका नाम प्रॉक्सिमा है और ये मेरा ही पेट है। अब लिली समझ जाती है कि रेस्टोरेंट वाली फाइट भी फ्रैंक का सेटअप था। अब वो फ्रैंक से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी प्रिंस को दिखाया जाता है जो मैप वाली जगह पर पहुँच गया था। अब प्रिंस अपने साथियों को बताता है कि वही जगह है जहाँ उन लोगों को श्राप मिला था जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उनमें से एक पर वो प्रिंस
उसी नदी का पानी डालता है जिससे उसकी बॉडी दोबारा से एक्टिव होने लगती है और उसकी बॉडी में से स्नेक्स बाहर आते हैं। तब प्रिंस उनसे डील करता है कि अगर तुम लोग मेरी टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने में मदद करोगे तो मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में हेल्प करूँगा, और जब मुझे टीयर्स ऑफ द मून मिल जाएगा तो मैं तुम्हें उस श्राप से भी मुक्त कर दूंगा। अब इतनी बात सुनकर वो लोग उसकी शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो प्रिंस एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिससे नदी का पानी उस गड्ढे में भरने लगता है और वो सभी लोग उन पेड़ों से फ्री हो जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिली को दिखाया जाता है जो अचानक से एक बुरा सपना देखकर उठती है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम उन डॉल्फिन की आंखों में देखोगी तो तुम्हें बुरे सपने जरूर आएंगे। अब वो लोग एक झरने के पास से गुजरने वाले थे तो लिली अपने उस एरो ऑफ द हेड को अपने भाई को देती है रखने के लिए, और फ्रैंक उस लॉकेट की तरफ इशारा करता हुआ प्रॉक्सिमा को कहता है कि तुम मुझे वो ला कर दो। और अब हमें समझ आता है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ रहा है, लेकिन जब प्रॉक्सिमा उसे लेने जाती है तभी पूरी बोट जोर जोर से हिलने लगती है क्योंकि वो लोग झरने के पास से गुजर रहे थे। तभी वहाँ पर एक वाइन की बोतल गिर जाती है जिसे प्रॉक्सिमा पी लेती है और उसे नशा चढ़ जाता है। अब जब वो लोग उस झरने से बचकर निकलते हैं तो फ्रैंक प्रॉक्सिमा के पास आता है और वो प्रॉक्सिमा की हालत देखता है और वो उसके मुंह को स्मेल करके देखता है तो उसे पता चलता है कि इसने वाइन पी ली है। अब फ्रैंक और लिली का भाई किनारे पर लकड़ी काट रहे थे, जहाँ फ्रैंक उसके भाई से कहता है कि तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, मैं तो इसे 2 दिन में पक चुका हूँ और मेरा मन करता है कि इसे बोट से बाहर फेंक दूँ। जिस पर उसका भाई कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। अब हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि उसी कैमरे से पूरी बोट को शूट कर रही थी। तभी उसे फ्रैंक का वो कमरा दिखाई देता है जिसमें फ्रैंक ने उन लोगों को जाने से मना किया था। अब वो उसके लॉक को ओपन करके अंदर जाती है जहाँ पर वो देखती है दीवारों पर कुछ गाड़ियों की फोटोज लगी हुई हैं। अब वहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें एरो ऑफ द हेड की ड्राइंग्स बनी हुई है। तभी फ्रैंक बोर्ड पर आता है और लिली उससे उन ड्राइंग्स के बारे में पूछती है, जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि वो भी यहाँ टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने आया था और वो उसे अपने मैप्स दिखाता है और ये बिल्कुल वैसे ही मैप थे जैसा कि लिली के पास भी है। अब वो उसे बताता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसे ढूंढने में बिता दी लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला और फाइनली मैं यहीं फंसकर रह गया। जिस पर लिली कहती है कि हो सकता है वो तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे पास ये नहीं था, और वो इसे एरो ऑफ द हेड दिखाती है और वो कहती है कि अगर ये रियल है तो टीयर्स ऑफ द मून भी रियल है। अब जैसे ही लिली वहाँ से बाहर आती है तभी आदिवासी लोग उन्हें बेहोश करने वाली डांट से हमला करते हैं और उन तीनों को अपने साथ कबीले में लेकर चले जाते हैं। अब उन तीनों को आदिवासी के लीडर के सामने खड़ा किया जाता है और फ्रैंक को ही सिर्फ उनकी भाषा आती थी। अब वो अपनी भाषा में कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे पास एरो ऑफ द हेड है तो चुपचाप हमें वो दे दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन लिली उन्हें मना करती है कि वो उन्हें कभी नहीं देगी और वो अपनी रस्सियाँ खोलकर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उनकी लीडर उनके सामने आती है और वो अपना मास्क हटाती है और वो फ्रैंक से बोलती है कि ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था, ये तो लड़ने के लिए तैयार हो गई। और लिली को पता चलता है कि ये कबीले वाले फ्रैंक के दोस्त हैं और उसी के कहने पे उन्होंने ये सब एक्टिंग की थी। अब वो फ्रैंक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखते हैं कि जो कबीले की लीडर थी वो दरअसल एक औरत है, उसका नाम मैकग्रेगर है। अब वो उनको एरो ऑफ द हेड के ऊपर बने निशानों को देखकर बताती है कि शायद मैं इन्हें पढ़ सकती हूँ, और वो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो लोकेशन वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं मैप्स पर है जो लिली लेकर आई थी। अब फाइनली उन्हें पता चल जाता है कि टीयर्स ऑफ द मून कहाँ पर है, लेकिन वो फ्रैंक को अपने साथ ले जाने से साफ मना करती है क्योंकि फ्रैंक ने उन्हें बहुत बार धोखा दिया है। फिलहाल वो सब वहीं पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। लिली का भाई उन आदिवासियों को गोल्फ की स्टिक के बारे में बता रहा होता है। तभी एक आदिवासी उसे एक लाल रंग का कलर देता है जो उसे लगता है कि सिर्फ वॉरियर्स को दिया जाता है, तो वो बिना सोचे समझे उसे अपने माथे पर लगा लेता है, लेकिन वो कलर कभी निकलता ही नहीं है। ये बात उसे फ्रैंक बताता है कि इसे तुम चाहे पूरी ज़िंदगी धो, अब ये कभी नहीं निकलेगा, जिसे सुनकर वो बेचारा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ वही श्रापित लोग हमला कर देते हैं। अब जंगल से मिले श्राप की वजह से उन लोगों में भी अजीब शक्तियाँ आ गई थी जिनकी वजह से आदिवासी लोग उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। अब वो लोग यहाँ पर लिली से एरो ऑफ द हेड को छीनने आए थे। अब वो उसे ले भी लेते हैं, लेकिन फ्रैंक उस आदमी से लॉकेट वापस लेने के लिए चला जाता है। अब ये आदमी और कोई नहीं अघोरे ही था जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब जैसे ही फ्रैंक उससे वो लॉकेट छीनने लगता है तो वो फ्रैंक के सीने में वो तलवार घुसा देता है। फ्रैंक उससे एरो ऑफ द हेड को छीन लेता है और उसे लिली को दे देता है, लेकिन तलवार लगने के बाद वो सीधा नीचे नदी में जाकर गिर जाता है। अब लिली को लगता है कि फ्रैंक मर चुका है। मैकग्रेगर लिली और उसके भाई को वहाँ से जाने के लिए कहती है।
लेकिन लिली के भाई के पैर में चोट लग जाती है। तो वो लिली को कहती है कि तुम जितना हो सके उतना इस लॉकेट को लेकर नदी से दूर चली जाओ, वहाँ वो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। जब वो लोग नदी से दूर आते हैं तो जंगल से पेड़ और झाड़ियाँ निकलकर उन्हें वापस से नदी के पास फेंक देती है, क्योंकि यही उनका श्राप था कि वो नदी से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। अब मैकग्रेगर लिली के पास आती है और वो लोग फ्रैंक को ढूंढने जाते हैं। अब उन्हें फ्रैंक मिलता है और वो अभी भी लकीली जिंदा था, जिसे देखकर लिली खुश हो जाती है। लेकिन तभी लिली का भाई देखता है कि फ्रैंक के सीने में अभी भी वो तलवार घुसी हुई है। अब फ्रैंक लिली से वो तलवार बाहर निकलवाता है। अब लिली उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। फ्रैंक उसे बताता है कि मेरा नाम फ्रांसिस्को है और लगभग 400 साल पहले वो स्पेन में रहता था, जहाँ अगूरे नाम का एक आदमी था जो उसके लिए दोस्त से बढ़कर था। अब अचानक से एक दिन उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो लोग उसके इलाज के लिए टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने के लिए अमेज़न के जंगलों में जाने का डिसाइड करते हैं। अब वो लोग वहाँ आ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके कई साथी मर जाते हैं। अब शायद वो लोग भी मर जाते अगर उन्हें वही कबीले वाले लोग नहीं बचाते जो टीयर्स ऑफ द मून की रक्षा कर रहे थे, तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। अब जब वो सब लोग ठीक हो गए तो अगूरे ने कबीले के मालिक से उस एरो ऑफ द हेड की मांग की ताकि वो अपनी बेटी के लिए टीयर्स ऑफ द मून को ले जा सके, लेकिन कबीले वालों ने उसे वो देने से मना कर दिया, क्योंकि एरो ऑफ द हेड एक लौती ऐसी चीज़ है जो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचा सकती थी। लेकिन अगूरे उनका इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने और उसके साथियों ने मिलकर उस कबीले पर हमला कर दिया। लेकिन मुझसे ये सब नहीं देखा गया, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी जान बचाई हम उन्हें कैसे मार सकते थे। जब अगूरे उस कबीले के लीडर की बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने उसे रोक लिया और मरते मरते उस कबीले के लीडर ने हम सभी लोगों को श्राप दिया कि हम कभी भी इस नदी से दूर नहीं जा पाएंगे। हम जिंदा तो हमेशा रहेंगे, लेकिन ये जंगल कभी भी हमें इस नदी से दूर नहीं जाने देगा, और यही हमारा श्राप था। श्राप मिलने के बाद अगूरे और उसके साथियों ने मुझ पर हमला किया, क्योंकि मैंने उनका साथ नहीं दिया था। तो फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कैसे जाल में फंसा दिया जिससे वो ना तो नदी के पास पहुंच सके और ना ही नदी से दूर जा सके। फ्रैंक उसे बताता है कि प्रॉक्सिमा से पहले भी उसके पास कई सारी लेपर्ड्स थी, जिनका सभी का नाम उसने प्रॉक्सिमा ही रखा था। अब लिली के भाई के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वो उसे मैकग्रेगर के पास छोड़कर अकेले ही टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने निकल पड़े थे। अब दूसरी तरफ वो प्रिंस मैकग्रेगर और लिली के भाई को पकड़ लेता है और वो लिली के भाई से पूछता है कि लिली और फ्रैंक कहाँ गए हैं। अगर वो नहीं बताएगा तो वो उन सभी कबीलों वालों को मार देगा, और लिली के भाई को ना चाहते हुए उसे बताना पड़ता है। जब लिली और फ्रैंक उस जगह पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कहीं जाने का रास्ता नहीं है। तब फ्रैंक कहता है कि शायद हमें पानी के नीचे जाकर देखना पड़ेगा, और जब फ्रैंक पानी के नीचे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक ट्रैप सेट है, लेकिन उसके अंदर जाने का रास्ता बहुत छोटा है। तो वो ऊपर आता है और लिली को कहता है कि आज तुम्हें पानी के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना छोटा हॉल है जिससे मैं पास नहीं हो पाऊंगा। अब लिली और फ्रैंक दोनों उसके अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। अब लिली उसके अंदर चली तो जाती है, लेकिन जिस लीवर को उसे नीचे करना था वो ज़्यादा ही टाइट था, जो उससे नहीं हो पाता, और उसे करने के दौरान उसकी सांस फूल जाती है और वो पानी में ही बेहोश हो जाती है, लेकिन वो लीवर को नीचे कर देती है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखते हैं कि वहाँ का सारा पानी अपने आप नीचे जा रहा है और एक रास्ता ओपन हो रहा है। लेकिन उन्हें तभी वहाँ दिखता है कि एक सबमरीन भी है, जिसमें वही प्रिंस उसके भाई को गन पॉइंट पर रखता है। अब वो सभी लोग फ्रैंक की बोट से उस रास्ते के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें फाइनली वो ट्री दिख ही जाता है। लेकिन वो ट्री बिल्कुल सड़ चुका था और बहुत सालों पहले ही मर चुका था। अब उस पेड़ को दोबारा से खिलाने के लिए उन्हें एरो ऑफ द हार्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लिली उसे यूज़ करने से मना करती है। लेकिन फ्रैंक उसे कहता है कि वो करेगा, लेकिन उसे अपने लिए उस टीयर्स ऑफ द मून का एक टीयर चाहिए होगा। अब वो लोग ऊपर जाते हैं। अब वहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस था जिसमें वो एरो ऑफ द हार्ट को लगाकर ट्राई करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तब प्रिंस कहता है लिली को कि तुम भी जाओ और इसकी मदद करो, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे भी फिर एक टीयर ऑफ द मून चाहिए, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम में से किसको वो चाहिए। अब वो कहती है कि वो तो मुझे ही चाहिए, चाहे ज़रूरत पड़ने पर मुझे फ्रैंक को शूट ही क्यों ना करना पड़े। और इतना सुनकर फ्रैंक स्माइल करता है और वो दोनों मिलकर उस पजल को सॉल्व करते हैं। तभी लिली को याद आता है कि जो पजल उन्होंने पढ़ी थी उसमें ब्रोकन ऑफ द हार्ट लिखा था, यानी कि उन्हें इस
एरो ऑफ द हेड को तोड़ के देखना पड़ेगा। और जब वो उसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक शाइन करती हुई चीज़ मिलती है जिसे वो उसी स्ट्रक्चर में लगा देते हैं और एरो ऑफ द हेड को वापस जोड़कर दूसरी जगह फिट करते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा ट्री एकदम से ब्लूम कर जाता है। अब उस पर बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। अब सभी लोग उस ट्री को देख ही रहे होते हैं कि तभी लिली एक गार्ड की गन छीनकर फ्रैंक को शूट कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। और वो प्रिंस कहता है कि अब ये टीयर ऑफ द मून तुम्हारा हुआ। अब दूसरी तरफ हमें दिखता है कि फ्रैंक अभी मरा नहीं है। वो बोट से पीछे की तरफ आता है और लिली के भाई को प्रिंस के गार्ड से छुड़ाता है। दूसरी तरफ लिली भी टीयर ऑफ द मून को लेने के लिए बढ़ती है। अब सभी गार्ड्स उस पर गोलियां चला रहे होते हैं और दूसरी तरफ मून की रोशनी ट्री के जिस हिस्से से गायब हो रही थी वो हिस्सा सड़ने लग रहा था, यानी कि उनके पास बहुत कम टाइम था टीयर ऑफ द मून को निकालने के लिए। लेकिन फाइनली लिली उस ट्री के एक फ्लावर को उसके सड़ने से पहले ही तोड़ लेती है। अब वो पेड़ सड़ चुका था तो वो टूटकर नीचे गिर रहा था, जिससे लिली भी नीचे लटक जाती है। तभी प्रिंस उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि या तो तुम मुझे ये फ्लावर दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, वरना तुम भी नीचे गिरकर मर जाओगी। और दूसरी तरफ से फ्रैंक बोट लेकर लिली को बचाने के लिए आ रहा था। लिली उस फ्लावर को फ्रैंक की तरफ फेंक देती है और फ्रैंक भी उस फ्लावर को फाइनली पकड़ ही लेता है और तभी वो पेड़ सड़कर गिरने लगता है और लिली उसके ऊपर चढ़कर वहां से भाग जाती है और प्रिंस वहीं गिर जाता है। तभी वहां गोरे और उसके साथी भी आ जाते हैं और वो प्रिंस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुम हमें बिना बताए यहाँ पर कैसे आ सकते हो। जिस पर प्रिंस कहता है कि मेरे साथ खुद धोखा हुआ है, वो देखो टीयर्स ऑफ द मून फ्रैंक के पास है। अब वो सभी लोग फ्रैंक की तरफ बढ़ते हैं। अब वो उनके सामने उस फ्लावर को एक लाल कपड़े में लपेटता है। अब फ्रैंक लिली के भाई और प्रोक्सिमा को एक जगह पर उतारकर अकेला वो बोट लेकर वहां से बहुत स्पीड में निकल जाता है और सीधा एक दीवार की तरफ बढ़ता है और वो सभी लोग फ्रैंक पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ वो प्रिंस लिली और उसके भाई के पास आता है। वो उसे गन पॉइंट पर मारने की धमकी देता है, लेकिन लिली का भाई उसे नॉकआउट करता है और एक बड़ा सा पत्थर सीधा उसके ऊपर आकर गिरता है और उसकी डेथ वहीं हो जाती है। अब फ्रैंक सीधा जिस दीवार से टकराता है तो वहां से नदी का पानी आना बंद हो जाता है, जिससे वो श्राप दोबारा एक्टिव हो जाता है और सभी श्रापित लोगों को पेड़ वहीं पर दीवार के साथ चिपका देते हैं और इस बार फ्रैंक भी उन्हीं की तरह पत्थर का बन जाता है। तभी लिली का भाई लिली को वो फ्लावर दिखाता है जो फ्रैंक ने उसे पहले ही दे दिया था। अब वो उसे फ्रैंक पर यूज करती है और फ्रैंक फाइनली ठीक हो जाता है और अब वो श्राप से भी मुक्त हो चुका है। तभी मून की लाइट उस ट्री के एक हिस्से पर पड़ती है और वहां पर दोबारा से एक फ्लावर ब्लूम कर जाता है। अब फाइनली उन्हें एक फ्लावर मिल गया था जिसे वो लोगों की मेडिसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रैंक भी उन लोगों के साथ लंदन आ गया था और वो वहाँ पर लिली के साथ कार ड्राइव करना सीखता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई नो थोड़ी लंबी हो गई मूवी, बट होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज।